हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पुस्तक की आत्मकथा इस विषय पर निबंध लेखन करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, निबंध लेखन का एक नया टॉपिक पुस्तक की आत्मकथा यह लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, पुस्तक की आत्मकथा इस विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। यह 7 मार्क 7 नंबर के लिए 7 अंकों के लिए आपको एग्जाम में आता है। अब इतना दिया रहेगा, आपको अपने दिमाग में इन मुद्दों को बैठाना है कि पुस्तक की आत्मकथा लिखने जा रहे हैं या निबंध में आत्मकथात्मक निबंध, आत्मकथनात्मक निबंध लेखन की शैली में लिखना है, यानी मैं की शैली में लिखना है। अर्थात पुस्तक के रूप में आप खुद को देखेंगे और उसकी आत्मकथा को लिखेंगे। तो अपने जेहन में आपको इन मुद्दों को बैठा लेना है। सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में आपको क्या देना है? पुस्तक का परिचय देना है, यानी जिसकी आत्मकथा आप लिख रहे हो उसका परिचय देना है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसमें कि पूरा का पूरा निबंध आपका लिखा जाता है, वह है जन्म व जीवन संघर्ष। जिसमें जब पुस्तक की आत्मकथा आप लिख रहे हैं तो उसकी रचना के बारे में, उसके प्रकाशन के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसके गुणों के बारे में, पाठक उसके साथ में किस तरह से व्यवहार करते हैं, उन पर उसका पुस्तक का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आप लिखेंगे। मुख्य रूप से निबंध इसी जन्म व जीवन संघर्ष, इसी के आधार पर लिखा जाता है। मूल यही होता है, मूल्यांकन में इसी पर मार्क अधिक होते हैं। तीसरा है वर्तमान स्थिति, अर्थात संदेश क्या देना चाहता है, पुस्तक क्या कहना चाहती है और वर्तमान समय में उसकी दशा क्या है, दिशा क्या है। तो इस तरह से यहाँ पे हम इन मुद्दों को अपने दिमाग में रखकर, अपने मस्तिष्क में रखकर के पुस्तक की आत्मकथा निबंध का लेखन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे पुस्तक की आत्मकथा सब लिखते समय उत्तर डालिए, बीचों बीच लिखिए पुस्तक की आत्मकथा जिस विषय पे आप निबंध लिख रहे हैं। अब पहला पैराग्राफ हमारा प्रस्तावना का होना है। लगभग 8 से 10 पंक्तियों में हमें प्रस्तावना करनी चाहिए। प्रस्तावना में क्या कुछ लिखना चाहिए वह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आइए देखते हैं। अब आत्मकथा, पुस्तक की आत्मकथा कैसे लिखनी चाहिए। सबसे पहले मार्जिन से थोड़ा दूरी बना लीजिए, लगभग 2 से 3 उंगलियों से मेजर कर लीजिए और उतनी दूरी से यहाँ पे पैराग्राफ बनाइए। तो अपना परिचय देते हुए पुस्तक क्या कहती है? मैं पुस्तक हूँ जिसे पढ़कर कोई भी मनुष्य विद्वान बनता है। तो जैसे आप अपने बारे में परिचय देते हैं, वैसे पुस्तक भी अपना परिचय दे रही है। पुस्तकें मनुष्य को मानसिक और भावनात्मक रूप से सुदृढ़ बनाती हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का आधार हूँ। एक महान विचारक ने मेरा महत्व बताते हुए लिखा है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना पिछली सदियों के बेहतरीन व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के समान है। अब यहाँ पर पुस्तक अपना परिचय देती है। वह कहती है कि मैं जो हूँ वह लोगों को मानसिक रूप से और भावना के रूप में मजबूत करती हूँ और लोगों के जीवन को आधार देती हूँ, सहारा देती हूँ। विचारक यानी विद्वान क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि अगर आप किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो आपसे पहले जो लोग हो चुके हैं उन व्यक्तियों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं। ऐसा आपको लगेगा, महसूस होगा कि आप शायद उसी युग में रहे हैं। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि किसी से अपने हृदय की बात कहूं। आज आप जैसे सहृदय के सामने अपने मन की बात कहने का सुअवसर मिला। तो यहाँ पे पुस्तक ने अपना परिचय दिया और वह अपनी कहानी, अपनी आत्मकथा खुद अपने मुख से कहने जा रही है। यह जो कोटेशन होते हैं, सुविचार होते हैं, कविता की पंक्तियां होती हैं,
यह अक्सर मार्क नंबर को बढ़ा देती हैं। तो कोई भी आत्मकथा लिखें आप, तो आप इस कोटेशन को लिख सकते हैं, संघर्षों से भरी है मेरी कहानी, संघर्षों से भरी है मेरी कहानी, सुनोगे तो आएगा आंखों में पानी। तो यहाँ पे यह कोटेशन आप डालिए। हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, तो पुस्तक के जीवन में भी आए होंगे, कुछ खुशी के क्षण आए होंगे, कुछ गम के क्षण आए होंगे। अब दूसरे मुद्दे को हम लोग लेते हैं। दूसरा है जन्म व जीवन संघर्ष, जिसमें रचना के बारे में, उसके प्रकाशन के बारे में, विशेषताओं के बारे में, पुस्तक के महत्व के बारे में, पाठकों की क्या राय है, प्रतिक्रिया है, उसके बारे में, पाठकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि कितने पेज में लिखना चाहिए। पेज मतलब कि 2 पेज भी अगर आपने भर के लिखा सही ढंग से, ये नहीं कि दूर दूर लिख दिया, सही ढंग से लिखा तो भी बहुत है। लेकिन मेरा मानना है कि लगभग 2.5 पेज तक, 2.5 पेज तक लिखा जाना चाहिए। आइए देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में, जन्म व जीवन संघर्ष। मेरे कई नाम हैं, कुछ लोग मुझे पुस्तक, कुछ लोग किताब, तो कुछ लोग ग्रंथ के नाम से पुकारते हैं। मैं विविध रूपों में पाई जाती हूँ, जैसे कहानी, नाटक, निबंध, कविता आदि। उपन्यास और महाकाव्य भी मेरे ही रूप हैं। तो आप जानते हैं कि कुछ कहानियाँ आपकी किताबों में होती, कुछ नाटक होते, कुछ निबंध होते हैं, उनकी अपनी किताबें होती हैं। इसी तरह से गद्य में जो सबसे बड़ा प्रबंध काव्य है वह उपन्यास होता है, और कविताओं में सबसे बड़ा प्रबंध काव्य महाकाव्य होता है, तो वह उसके रूप में भी पाई जाती है। तो यहाँ पुस्तक ने अपने रूपों के बारे में बताया कि, और यह बताया कि किन नामों से लोग उसे जानते हैं। मेरी रचना और स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ गया है। प्राचीन काल में विद्वान मेरी रचना भोजपत्रों पर करते थे। भोजपत्र बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, जैसे बादाम का पेड़ होता है उसका पत्ता होता है चौड़ा सा, वैसे ही भोजपत्र होते, वह बड़ा टिकाऊ होता था। उसी के ऊपर वह सूख जाता, तो उसी के ऊपर वे मोर पंखों की सहायता से लिखा करते थे। समय बदलने के साथ मेरी रचना मशीनों की सहायता से कारखानों और प्रिंटिंग प्रेस में की जाने लगी। आजकल कंप्यूटर के द्वारा मेरा लेखन किया जा रहा है। तो यहाँ पर वह अपना परिचय दे रही है, अपने जन्म के बारे में, अपनी रचना के बारे में बता रही है। उसने बताया कि मेरे नाम कौन कौन से हैं, रूप कौन कौन सा है, और साथ में यह भी बताया कि पहले वह किस तरह से उसका लेखन होता था, वर्तमान समय में किस तरह से उसका लेखन किया जा रहा है। जन्म और जीवन संघर्ष में आगे बढ़ते हैं। और क्या पुस्तक अपने बारे में बता रही है, कैसे उसकी छपाई होती है, कैसे वह लोगों के पास तक पहुंचती है। बड़े बड़े विद्वान कवि आदि भावनाओं और विचारों के सागर में डूबकर मोती के समान शब्दों और वाक्यों की रचना करते हैं। वे दिन रात कठोर परिश्रम, चिंतन, मनन करके मेरी रचना करते हैं। तो आप जानते ही हैं कि जो लेखक हैं, कवि हैं, विद्वान हैं, रचनाकार हैं, वे खूब चिंतन मनन करते हैं, विचार करते हैं, अपनी भावनाओं को फिर प्रकट करते हैं। वे शब्द और वाक्यों की रचना करके दिन रात परिश्रम करके तब पुस्तक का निर्माण करते हैं। लेखन कार्य पूर्ण होने पर मुझे छपने के लिए कारखाने में भेज दिया जाता है। कारखाने का अत्यधिक शोर सुनकर मैं डर जाती हूँ। मेरा निर्माण होने पर मुझे एक आकर्षक सुंदर मुख पृष्ठ दिया जाता है। यानी जब वह पूरी तरह तैयार हो जाती है तब उसका एक मुख पृष्ठ तैयार होता है, कवर तैयार होता है, जो अट्रैक्टिव होता है। कारखाने में मेरी अनेक प्रतियां तैयार की जाती हैं या की गई। हम सभी को गाड़ियों में भरकर अलग अलग दुकानों पर बिकने के लिए पहुंचा दिया गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब किताबें निर्मित हो जाती हैं, पहले तो कवि या लेखक उसकी रचना करते हैं, लिख लेते हैं, तो उसके बाद कारखाने में भेजते हैं। कारखाने में जाकर उनकी छपाई हो जाती है। जब वे छप जाती हैं तो उनका कवर तैयार होता है। कवर तैयार होकर जब किताब पूरी तरह तैयार हो जाती है
तब किताब की अनेक प्रतियां, अनेक कॉपीज उसकी तैयार की जाती हैं और बाद में उसे गाड़ियों में भरकर अलग अलग दुकानों पर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दुकानदार ने मुझे एक अलमारी में सजा दिया। मैंने देखा तो पाया कि वहां पर मेरे जैसी कई पुस्तकें थीं। कुछ दिन बीतने के बाद एक व्यक्ति आया और उसने मुझे खरीद लिया। वह दिन रात बहुत ही चाव से मुझे पढ़ते पढ़ते मुझ में डूब जाता था। तो यहाँ पे पुस्तक क्या बताती है कि किस तरह से वह दुकानों पर पहुँचती है, किस तरह उसका निर्माण होता है और उसके बाद कोई खरीदार ग्राहक आकर उसे कैसे खरीद कर ले जाता है, किस तरह से उसे पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते उसमें डूब जाता है, उसका वर्णन किया गया पुस्तक के द्वारा। सहृदय और पुस्तक प्रेमी मुझे अपना कंठहार बनाकर रखते हैं। कंठहार अर्थात गले का हार, यानी उसे अपने सीने से लगा के रखते हैं, उसको बहुत प्रेम करते हैं। किसे? पुस्तकों को। मैं उनकी समस्याओं, तनावों, दुखों, बेचैनियों, उदासियों को दूर करती हूँ। अब पुस्तक यहाँ पे पुस्तक का महत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में पुस्तक बता रही है कि लोग अगर समस्याग्रस्त होते हैं, उनको कोई समस्या होती है, तनाव होता है, टेंशन में होते हैं, कोई दुख होता है या फिर बेचैन होते हैं, उदास होते हैं, तो वे पुस्तकों को पढ़ते हैं। तब पुस्तकों को पढ़ने पे उनका मन शांत हो जाता है, वो तनाव से मुक्ति पाते हैं और उस पुस्तक में उनको समस्याओं से बाहर निकलने का तरीका भी मिलता है। और पाठकों के मन मस्तिष्क में से कटुता, छल, कपट, द्वेष, ग्लानि जैसी दूषित वृत्तियों को निकालकर उसमें पवित्र प्रेम, एकता, भाईचारा और अपनत्व का भाव पैदा करती हूँ। आगे वह कहती है पुस्तक कि लोगों को तनाव से तो दूर करती है, साथ में जो पाठक हैं, जो पुस्तकों को पढ़ते हैं, उनके दिमाग में, उनके मन में, उनके हृदय में, उनकी आत्मा में से जो ये बुराइयां हैं, इनको वह निकाल देती है। दूषित गंदगियां जो है निकाल देती है और उसमें इन अच्छी भावनाओं का वह संचार करती है। आगे वह एक बताती है, महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने उचित ही लिखा है। क्या लिखा है? औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। अर्थात पुस्तक कहती है कि महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने महाकाव्य, अपनी महान रचना कामायनी में लिखा है कि दूसरों को हंसते हुए देखो, उनको खुश देखो, प्रसन्न देखो और दूसरों की खुशी में ही अपने सुख को प्राप्त करो और अपने सुख को, अपनी खुशी को इतना बड़ा बना लो कि सभी लोगों को आप सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कर सकें। वही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस भावना से भरी रहती हैं पुस्तकें। पुस्तक वही बात कहती है। आगे बढ़ते हैं, उसके महत्व के बारे में जानते हैं। मैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात तमस यानी अंधकार, ज्योतिर्गमय अर्थात प्रकाश की भावना से प्रेरित होकर सभी पाठकों के जीवन में फैले अंधकार को दूर करके प्रकाश रूपी सफलता लाती हूँ। पुस्तक कहती है कि वह लोगों के जीवन के अंधकार को दूर करती है और लोगों के जीवन में सफलता का प्रकाश ले आती है। विद्यालयों और महाविद्यालयों के बच्चे मुझे पढ़कर मेरा अध्ययन करके सफलता रूपी सीढ़ी चढ़ते हैं और अपने जीवन को सुखी व समृद्ध बनाते हैं। सही है कि जो बच्चे जो हैं किताबों से प्रेम करते हैं, खूब पढ़ते हैं अच्छे से, वे अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, उनको सुख प्राप्त होता है, उनको धन इत्यादि की प्राप्ति हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे मेरी कहानी में अत्यधिक रुचि लेते हैं। मुझ में विद्या की देवी माता सरस्वती का वास होता है, अर्थात निवास होता है। लोग कहते हैं कि पुस्तकें जो है माँ सरस्वती का रूप होती हैं।
पढ़ाई लिखाई में रुचि रखने वाले बच्चों की मैं मित्र और सहायक बन जाती हूँ। मैं उनमें विवेक जागृत करती हूँ। जो बच्चे मुझे सफलता की कुंजी मानते हैं वे मुझे पढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। आगे पुस्तक अपनी कहानी में यह बताती है कि लोग उसे सरस्वती का रूप मानते हैं कि पुस्तकों में माता सरस्वती निवास करती हैं, और जिन बच्चों की रुचि जो है, जिनका शौक पढ़ाई लिखाई में होता है, पुस्तक उनकी सहेली, उनका मित्र बन जाती है, उनका सहायक हेल्पर बन जाती है, और उनके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है इस भावना को पैदा करती है, सोचने समझने की भावना को पैदा करती है। आगे पुस्तक कहती है कि जो बच्चे पुस्तकों को सफलता की कुंजी मानते हैं, कुंजी मतलब चाबी यानी कि अगर हम पुस्तकों को पढ़ेंगे तो अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, पुस्तकों के माध्यम से ही जीवन में सफलता मिलेगी। जो बच्चे यह मानते हैं वे पुस्तकों को पढ़ते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ वे आगे बढ़ जाते हैं। आगे पुस्तक कहती है जो मेरा सही उपयोग नहीं करते वे प्रगति की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते हैं पढ़ लिख करके क्या होगा। पुस्तक कहती है कि जो मुझे नहीं पढ़ते हैं वे अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, वे पीछे रह जाते हैं, उनके जीवन में उन्हें सुख शांति नहीं मिलती है। कुछ लोग मुझे धार्मिक ग्रंथ मानकर मेरी पूजा भी करते हैं। बहुत सारे हिंदू, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, उनके अपने ग्रंथ हैं। किसी का जो है गीता है, किसी का पुराण है, रामायण है, महाभारत है, वेद हैं, तो किसी का कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब हैं। तो वे जो ग्रंथ हैं वे भी तो पुस्तकें ही हैं, उन्हें वे धार्मिक पवित्र ग्रंथ मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ तक पुस्तक ने अपने महत्व के बारे में बताया। अब आधुनिक समय में क्या स्थिति है पुस्तकों की, उसके ऊपर प्रकाश पुस्तक डाल रही है। आज के आधुनिक युग में मेरा महत्व कम हो गया है। अब लोग मोबाइल, टीवी, नेट आदि पर अधिक निर्भर हो गए हैं। आजकल मेरा उपयोग कम हो गया है। कुछ परिश्रमी और उत्साही लोगों ने मेरे अस्तित्व को बचाने के लिए मुझे ई बुक के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो पुस्तक बताती है कि आजकल पुस्तक का महत्व कम हो गया है, लोग पुस्तक का उपयोग कम करने लगे हैं, लोग मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पे को देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, नेट पे दुनिया भर की जानकारी सर्च करते हैं और उसी पर निर्भर हो गए हैं। अब पुस्तकों का उपयोग कम होने लगा है। लेकिन आगे वह एक सुखद समाचार बताती है कि कुछ परिश्रम करने वाले लोग, उत्साह से भरे हुए लोगों ने पुस्तक के जीवन को बचाने के लिए उन्होंने पुस्तकों को ई बुक के रूप, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई बुक के रूप में बदल दिया। जैसे आप देखते हैं ना कि पूरी की पूरी पीडीएफ, आपकी किताब जो है पीडीएफ के रूप में आपके पास उपलब्ध हो गई, उसे ई बुक कहा जाता है। परिवर्तित कर दिया मतलब बदल दिया। ई बुक के रूप में अब मेरी पहुंच और ख्याति अर्थात प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी पहले से अधिक बढ़ गई है। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे फाड़ें, मैं नहीं चाहती कि मेरा भविष्य, मैं नहीं जानती कि मेरा भविष्य कैसा होगा। अब यहाँ पर पुस्तक अपने वर्तमान स्थिति के बारे में बता रही है। वह यह चाहती है कि लोग उसे फाड़े नहीं। वह कहती है कि उसे पता नहीं है कि आने वाले समय में उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, किस तरह का सलूक होगा। आगे पुस्तक क्या कहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि लोग मुझे फाड़े नहीं, लोग मेरा सही ढंग से इस्तेमाल करें। जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करती हूँ, उसे भविष्य में महान व्यक्तियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती हूँ। यहाँ पुस्तक कहती है कि जो बच्चे या जो लोग मुझे पढ़ते हैं उनका वह सम्मान करती है, वो लोग भी उसका सम्मान करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उजाला लाने का काम पुस्तकें करती हैं। अंत में क्या कहती है पुस्तक, अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं हर युग में सभी के लिए लाभकारी रही हूँ, आगे भी रहूँगी।
तो यहाँ वह बताती है कि लोगों से एक तरह से निवेदन कर रही है कि बीते हुए समय में भी पुस्तकों ने ही लोगों को रास्ता दिखाया है और आने वाले समय में भी वह लोगों के लिए लाभकारी रहेगी। लेखक कवि कितना परिश्रम करके मुझे आप तक पहुंचाते हैं, आप मेरा सदुपयोग करें, मैं केवल यही आशा करती हूँ। आपने मेरी आत्मकथा को ध्यान से सुना और सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से पुस्तक की आत्मकथा आप लिखेंगे, निश्चित है कि आपको 7 में से 5 अंक कहीं नहीं गए हैं। आशा करता हूं कि दूसरे वीडियोज़ की तरह मेरा यह वीडियो भी आपको खूब पसंद आएगा और अपना प्यार आप मेरे इस वीडियो पर लुटाएंगे। वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे तो कृपया लाइक कीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। और साथ में ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।